वेलकम बैक अगेन। मई 2022 की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है, जिसके अंदर बेसिकली हम अप्रैल के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, तो उसका ये पार्ट थर्ड है। जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड था, उसके अंदर हमने जो है वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ लिए थे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ लिया था। और जो आज थर्ड पार्ट है, उसके अंदर हम नेशनल न्यूज़ यानी कि राष्ट्रीय खबरों को पढ़ने वाले हैं। इस मैगजीन का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, जो कि आपके मेंस या ऐसे राइटिंग में काम आ सकते हैं। उसके अलावा कोई पीडीएफ या कोई भी अपडेट होता है तो वो हम वहाँ पर जो है उसको अपडेट करते हैं, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि हमारी नेशनल न्यूज़। तो फर्स्ट न्यूज़ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है असम और मेघालय के मध्य जो है अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौता हुआ है। तो क्वेश्चन अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो यही पूछेगा कि भाई कौन से जो है ऐसे दो राज्य हैं जिनमें सीमा विवाद के चलते जो है हाल ही में एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको पता होगा कि वो असम और मेघालय है। देखिए असम जो है वो जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन सभी से जो है सीमा साझा करता है, जैसे कि आपका मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैंड, और यहाँ पर अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल से भी जो है ये सीमा जो है वो साझा करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि इसका जो है लगभग सभी राज्यों के साथ में सीमा विवाद जो है वो देखने में आता है। अगर असम की बात करें तो अहोम साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, अहोम किंगडम जो है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये असम से ही संबंधित है। तो ये सारी बातें असम से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि असम जो है 2000 यानी 2700 किलोमीटर की लगभग जो सीमा है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल से साझा करता है। उसका नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर से जो है वो सीमा को लेकर के विवाद की स्थिति है। तो हाल ही में जो है इन दोनों राज्यों के बीच में जो है वो समझौते पर दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने हस्ताक्षर किए हैं। तो असम के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है हेमंत बिस्वा, और मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड के संगमा, या के संगमा के नाम से आप ध्यान जो है वो रख सकते हैं। सेकंड न्यूज़ देखिए कि हुरून की जो सबसे रिच लिस्ट थी, जो हमने अभी पीछे भी पढ़ी थी, तो उसके अंदर भारत की जो महिलाएं हैं उसमें देखेंगे हम तो सबसे ज़्यादा अमीर तो जो है स्वनिर्मित महिलाएं अरबपति जो हैं वो चाइना के अंदर है, उसके बाद अमेरिका में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 78 स्वनिर्मित यानी सेल्फ मेड जो वुमेन करोड़पति है, बिलियनियर्स हैं, वो आपको मिलेगी कहाँ पर, चाइना में। और सेकंड में अगर आप देखेंगे तो यूएस में, और थर्ड में आता है तो हमारा यूनाइटेड किंगडम। और अगर हम भारत की बात करें तो देखिए भारत में इस बार जो हुरून की जो लिस्ट है इसमें फाल्गुनी नायर को जो है टॉप 10 के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। तो इनका नाम हम ध्यान रखेंगे। और कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनका नाम है, तो देखिए नायका की जो संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर, उनका नाम है बाइकॉन की किरण मजूमदार शॉ, और जोहो की राधा वेम्बू। इनको जो है इन 3 महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं, इनको इस सूची में शामिल किया गया है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आरएस का जो प्रीलिम्स होता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी ऐसा पूछ लिया जाए, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। देखिए जो एवीजीसी है तो एवीजीसी के लिए जो है एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब देखिए ये एवीजीसी क्या है, तो देखिए जैसे कि आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ये आने वाले समय की ज़रूरत है। उसी प्रकार से भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो एवीजीसी का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इसके ऊपर जो है ऐसी नीति नहीं है कि जिससे कि इसको एक तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जा सके। मैं इसको और अगर सरल शब्दों में बताऊं तो आपने देखा होगा कि भारत में गेमिंग जो है वो कितना ज़्यादा स्तर पर है। ठीक है, एनिमेशन है, गेमिंग है, ये मतलब आप देखिए खेलने वाले जो हैं इसको एक तरीके से बिडिंग करवाने वाले, जिसको आप सट्टा कहते हैं, उस तरीके से करवाने वाले, ऐसा मार्केट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये जो एवीजीसी है इसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर, एवीजीसी का मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स। ठीक है, तो इसका मार्केट हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा है, लेकिन इसको भी अभी स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया है। इसमें रोज़गार देने की संभावना बहुत ज़्यादा है और भविष्य में इसमें रोज़गार जो है बहुत ज़्यादा उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसलिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि सरकार को ये बताएगी कि जो है आने वाले समय में नेशनल एवीजीसी पॉलिसी कैसे तैयार की जाए, एवीजीसी संबंधित पाठ्यक्रम कैसे जो है स्नातक, स्नातकोत्तर और या डायरेक्टरेट जो पाठ्यक्रम होते हैं उसमें जो है किस प्रकार से जो है इसके पाठ्यक्रम को लाया जाए। शैक्षणिक संस्थानों में या व्यावसायिक जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर इसको कौशल के रूप में कैसे बढ़ावा दिया जाए, रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में कैसे बढ़ाए जाए और इसमें एफडीआई को कैसे आकर्षित किया जाए। तो इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि इस तरीके से जो है सरकार
सरकार को इसके ऊपर रिकमेंडेशंस देगी। अब देखिए ये जो टास्क फोर्स है, क्योंकि देखिए ये टेक्निकल चीज़ों से संबंधित है, तो यहाँ के जो अध्यक्ष होंगे वो आपके जो सूचना प्रसारण मंत्रालय हैं उसके जो सचिव हैं यानी सेक्रेटरी हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। और उसके अलावा जो कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंदर जो प्रदेश सरकार हैं उनमें AICTE जो है आपका ऑल इंडिया जो टेक्निकल एजुकेशन संस्थान है, NCERT है, ये जो शैक्षणिक संस्थान है, FICCI है, CII है, ये सारे जो हैं इनके भी जो प्रतिनिधि हैं वो इस टास्क फोर्स में गठित होंगे, ताकि ये एक ओवरऑल जो है होलिस्टिक व्यू देख करके बता सकें कि भाई इसको आगे कैसे ले जाया जा सके, AVGC जो सेक्टर है उसको भारत में कैसे और बढ़ाया जा सके, कैसे इसके ऊपर नीतियाँ जो है वो तैयार की जा सकें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कुछ फैक्ट देखें तो भारत जो है वर्ष 2025 तक $40 अरब के वैश्विक बाजार में लगभग 25 से 30% की वार्षिक भागीदारी कर सकता है और इससे 1.5 लाख से अधिक जो है नए रोजगार सृजित होंगे। तो AVGC अगर आपको पूछा जाए इसके ऊपर तो आप बता सकते हैं इसके बारे में कि भाई रोजगार के नए अवसर जो है ये उपलब्ध करवा सकता है और भारत में जो है निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि तकनीकी सहयोग यानी टेक्नोलॉजिक सहयोग के लिए आपका 2 संस्थान है। एक तो है UIDAI, ठीक है, जिसने कि आधार कार्ड जो है वो बनाए हैं। अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड के नीचे UIDAI की संस्था का जो है वो नाम लिखा रहता है। तो ये और जो इसरो है, इसरो जो है उसका एक संस्थान है जिसका नाम है रिमोट सेंसिंग सेंटर। क्या नाम है? रिमोट सेंसिंग सेंटर। इन दोनों के मध्य जो है MOU साइन हुआ है आपसी सहयोग के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो है इस सहयोग से देखिए क्या होगा कि जो इसरो का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये देश भर में जितने भी आधार केंद्र बने हुए हैं उन स्थानों की सूचना प्रदान करेगा, उसको भुवन पोर्टल के ऊपर जो है वो अपडेट करेगा। ठीक है, और जो ये पोर्टल है ये निवासियों की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर संबंधित आधार केंद्रों के स्थान को खोजने की सुविधा भी जो है वो प्रदान करेगा। अब हम कुछ UIDAI के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ इतना कोई बड़ी खबर है नहीं, कैसे रॉकेट साइंस वाली खबर नहीं थी, इसलिए बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ गई होगी कि UIDAI और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि इसरो के अधीन है उसके बीच में जो है MOU साइन हुआ है ताकि जो है लोगों की सुविधाओं को बढ़ाया जा सके, डेटा को एक जगह एकत्रित किया जा सके। तो अब देखिए UIDAI के बारे में कुछ जान लेते हैं, हो सकता है इस पर कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो देखिए सबसे पहली चीज़ एक सांविधिक निकाय है, 2016 के अंदर जो है इसको स्थापित किया गया था और ये जो है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको MEIT भी बोलते हैं, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है ये आता है। ठीक है, 2016 में इसको एक अधिनियम के तहत बनाया गया था और आधार अधिनियम जिसको हम कहते हैं, और ये एक अधिनियम के तहत बना है, इसलिए एक क्या है, एक सांविधिक निकाय है। तो काफ़ी इजी चीज़ें हैं, आप इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल फिर से नॉर्थ ईस्ट के बारे में है, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में है। नागालैंड के बारे में कुछ बात है। तो देखिए नागालैंड में क्या है कि वहाँ पर कुछ विद्रोही समूह हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा NSCN खापलांग ग्रुप है, ठीक है, NSCN KN ग्रुप है, NK ग्रुप है। तो ये सारे जो वहाँ पे ग्रुप हैं ये अलग अलग वहाँ पर जो है सेपरेटिस्ट या अलगाववादी ग्रुप हैं जो कि जो है भारत से अपना अलगाव चाहते हैं। कुछ लोग भारत से अलगाव भी चाहते हैं और कुछ वहाँ पर जो है अपने लिए एक सेपरेट यूनिट बनाना चाहते हैं। तो उनके और केंद्र सरकार के बीच में जो है कई समझौते पहले से भी होते हुए आए हैं। अगर आपने देखा हो तो जैसे प्रधानमंत्री जो है नए प्रधानमंत्री बने थे उस समय भी जो है नॉर्थ ईस्ट के इन जो विद्रोही समूह हैं इनके साथ में एग्रीमेंट्स किए गए थे ताकि शांति या जिसको हम बोलते हैं संघर्ष विराम जो है वो हो सके। उन्हीं को जो है अभी 1 साल के लिए और जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये भी जो नागा समूह है, जो 3 नागा विद्रोही समूह हैं उनके लिए जो है उनके साथ जो है वो इस जो संघर्ष विराम इसको बढ़ाया गया है। जैसे कि नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NK, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खानगो। तो ये सारे जो संस्थान ये सारे जो ग्रुप्स हैं इनके साथ में समझौता जो है उसको आगे बढ़ाया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, नीति आयोग ने अपना एक सूचकांक जारी किया है। नाम है सूचकांक का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, यानी कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। क्या नाम है? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें 6 मापदंडों को लिया गया है, यानी 6 मेजर्स है। इसमें क्या क्या मेजर्स हैं? डिस्कॉम का प्रदर्शन कैसा है, ऊर्जा की पहुंच कहाँ तक है, सामर्थ्य कैसा है, विश्वसनीयता कैसी है, स्वच्छ ऊर्जा पहल, दक्ष ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता नई पहल के आधार पर रैंक दी गई है। इन मापदंडों को आगे 27 संकेतकों में और विभाजित किया गया है। तो आप सबसे पहले तो याद रखेंगे कि ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक का नाम क्या है? SECI यानी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, और ये सूचकांक जारी किया है नीति आयोग के द्वारा।
तो देखिए इस बार एग्जाम में है ना नीति आयोग से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 4-5 वो दे देंगे ऐसे इंडेक्स और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा नीति आयोग के द्वारा नहीं जारी किया जाता है। तो आपको जो है इंडेक्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा इंडेक्स किसके द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 6 संकेतक हैं, उसके अलावा इनको 27 और संकेतकों के अंदर भी जो है वो तोड़ा जाता है। अब देखिए इसमें जो है जो शीर्षस्थ राज्य हैं उनको हम देख लेते हैं कि अगर बड़े राज्यों की बात करें तो हमने कल भी पढ़ा था कि बड़े राज्यों में गुजरात जो है टॉप पर है, सेकंड पर है आपका केरला, और राजस्थान का नाम कहीं नहीं है इसलिए हम और को याद नहीं रखेंगे। तो सबसे अगर टॉप वाले जो राज्य हैं वो है गुजरात और सेकंड है केरला। छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा और त्रिपुरा जो है वो इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो चंडीगढ़ और दिल्ली जो है वो इसके अंदर टॉप के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने नई दिल्ली के अंदर जो त्रिमूर्ति एस्टेट है, 3 मूर्ति एस्टेट है, वहाँ पर जो है प्रधानमंत्रियों के यानी 14 जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे, उनके जीवन की यात्रा को बनाने के लिए एक तरीके से एक म्यूजियम का जो है वो निर्माण किया है। तो वहाँ पर संग्रहालय में आपको जो है इन लोगों के बारे में जो है वो पता चलेगा। उसके अलावा इसमें कोई खास बात तो है नहीं। होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मल्टी टच, मल्टीमीडिया, संवादात्मक ये वो के जरिए संग्रहालय को सजीव बनाया गया है। पेटीएम राष्ट्रीय राजधानी 3 मूर्ति के परिसर में डिजिटल भुगतान का भागीदार बनाया। तो कुछ खास खबर है नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि म्यूजियम कहाँ पर है, दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट के अंदर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, वायुसेना और IIT मद्रास के बीच में एक समझौता किया गया है। किसको लेकर के समझौता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है आपके आत्मनिर्भर भारत के तहत जो भी हम सामान बनाते हैं, रक्षा उपयोगी सामान बनाते हैं, उसमें सहयोग करने के लिए, उसमें रिसर्च के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए IIT मद्रास के साथ में समझौता किया गया है। तो ये बेसिकली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायुसेना ने हाल ही में जो है हथियार प्रणालियों के रखरखाव से संबंधित स्वदेशी समाधान विकसित करने के लिए किस IIT से समझौता किया है, क्योंकि IIT से संबंधित जो है क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है RPSC, तो आप याद रखिएगा कि IIT मद्रास से जो है इन्होंने ऐसा समझौता किया है। फिर देखिए प्रधानमंत्री ने जो है आपके जो है हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत जो है हमारे देश में सबसे ऊंची यानी 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पे किया है, तो गुजरात के मोरबी के अंदर जो है इसका उद्घाटन, इस प्रतिमा का उद्घाटन जो है वो किया गया है। और ये जो हनुमान जी की 4 धाम परियोजना है, इसके तहत देश के 4 दिशाओं में हनुमान जी की मूर्तियां जो है वो स्थापित की गई हैं। जैसे कि पश्चिम में मोरबी में परम पूज्य बापू केशवानंद जी के आश्रम में इसको स्थापित किया गया है। इससे पहले 2010 में उत्तर में शिमला में जो है एक मूर्ति, पहली प्रतिमा जो है वो स्थापित की जा चुकी थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो रामेश्वरम के अंदर जो है वो स्थापित की जा चुकी है, और लास्ट जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में स्थापित की जानी है, यानी कि वेस्ट में जो है वो आपके पश्चिम ईस्ट के अंदर जो है पश्चिम बंगाल में, पूर्वी भाग के अंदर पश्चिम बंगाल में ये मूर्ति का जो है वो अनावरण किया जाएगा। तो 3 मूर्तियाँ ऑलरेडी लग चुकी है, एक तो मोरबी गुजरात के अंदर, उससे पहले आपके रामेश्वरम में, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा रह गया भाई, शिमला के अंदर। ठीक है, तो शिमला, मोरबी और जो आपका क्या कहते हैं, मोरबी, शिमला और रामेश्वरम में मूर्तियां लग चुकी है। पश्चिम बंगाल में जो है वो 4th जो मूर्ति है उसका अनावरण किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, भारत को UN आर्थिक सामाजिक परिषद के 4 निकायों के लिए जो है वो चुना गया है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको आप इकोसॉक कहते हैं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके जो 4 प्रमुख निकाय हैं उनमें से जो है जिसमें विकास और विज्ञान के आयोग भी शामिल है, तो उसमें भारत को जो है वो चुना गया है, 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। तो देखिए भारत का संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी मिशन है उसके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक के अग्रलिखित 4 निकायों के लिए भारत को चुना गया है। कौन कौन से निकाय हैं, तो पहला है सामाजिक विकास आयोग, दूसरा है गैर सरकारी संगठनों पर समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, और फिर है आपका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के लिए आयोग। तो इस तरीके से जो 4 आयोग है उसके लिए भारत को जो है वो इसमें अध्यक्षता के लिए चुना गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें कि जो प्रीति सरन है हमारे देश से, तो उनको 2018 में पहली बार आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों वाला जो आयोग है उसके लिए उनको चुना गया था, और 2019 से उनका कार्यकाल जो है 4 साल का जो कार्यकाल है वो स्टार्ट किया गया था। अगर हम इकोसॉक की बात करें, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें, तो ये जो है आपका 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इसको स्थापित किया गया, और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के जो 6 प्रमुख अंग है उसमें से एक अंग ये भी है, और इसके अंदर जो है महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य जो है वो शामिल हैं।
यानी कि इसके 54 सदस्यीय देश हैं। वर्तमान में इस परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है कॉलिन विक्सन कैल्पले, ठीक है, कैलापिले, ये इसका नाम है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने जो न्यूज़ पढ़ी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि असम मेघालय के मध्य जो है अंतर्राज्यीय सीमा विवाद पढ़ा, हुरून की लिस्ट पढ़ी। उसके अलावा हमने पढ़ा कि भाई UIDAI और इसरो के बीच में कौन सा MOU साइन हुआ, ABGC के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया, और जो केंद्र सरकार है उन्होंने नागा समूह जो है उसके साथ में संघर्ष विराम समझौते के पे हस्ताक्षर किए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि नीति आयोग निकालता है जिसका नाम है राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जो है राउंड 1 इंडेक्स। तो ये सारी चीज़ें अब तक हमने पढ़ी है। और उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री ने, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया था पिछली वाली मैगजीन में, लेकिन फिर से देखिए इस पर अपडेट्स आए हैं तो उसको देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने WHO का जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका उद्घाटन किया है जामनगर गुजरात में, ठीक है। किसके द्वारा उद्घाटन करवाया गया? तो आपको पता होगा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो है वो, उनका नाम है प्रविंद कुमार जगन्नाथ, और वो हमारे यहाँ पर जो है अपने यहाँ विजिट पे आए हुए थे, तो उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन जो है वो करवाया गया। आपको पता है कि मॉरिशस की जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? वो है भोजपुरी, ठीक है। ये अफ्रीकन कंट्री है और भोजपुरी इसमें सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रधानमंत्री जो है उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और WHO के जो महानिदेशक है जिनका नाम है टेड्रोस घेब्रेयेसस की उपस्थिति में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना गुजरात के जामनगर में की है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ें हैं? तो देखिए बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को एक बार देख लेते हैं। जैसे अनुसंधान और नेतृत्व किया जाएगा, साक्ष्य और शिक्षा, और डेटा विश्लेषण, स्थायित्व, समानता, नवाचार, प्रौद्योगिकी, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अब देखिए 5 दशक से भी अधिक समय पहले जामनगर में विश्व की पहली आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जो है उसकी भी स्थापना की जा चुकी थी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसीलिए जो है यहाँ पर जो है WHO के द्वारा ग्लोबल सेंटर समझ रहे हैं, वैश्विक रूप से जो मान्यता प्राप्त हो वैसा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर यहाँ पर खोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो मॉरिशस है उसके अंदर भी जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, आयुर्वेद जो है उसको बहुत पहले मान्यता दे दी गई थी, यानी कि 1989 में ही विधायी मान्यता इसको दे दी गई थी, ठीक है। अब जामनगर में एक संस्थान है उसका नाम भी पढ़ लेते हैं कि जामनगर में एक बेहतरीन आयुर्वेदिक संस्थान है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। तो इसी के अंदर जो है इस WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई है। तो आपको नाम ध्यान रहेगा कि WHO की ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की गई? तो गुजरात के जामनगर में की गई है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं, क्या है इसके अंदर। फिर देखिए गुजरात से संबंधित कुछ रीजनल न्यूज़ भी है कि प्रधानमंत्री ने दाहोद का नाम आपने सुना होगा, सरफरोश मूवी के अंदर, दाहोद बॉर्डर वाला रीजन, ठीक है। तो दाहोद के अंदर जो है 22,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास जो है वो किया है, और इसके अंदर जो है कई सारी परियोजनाएं हैं, जैसे कि आपका रेल उत्पादन यूनिट है, और लोकोमोटिव जो विनिर्माण है उसके लिए यूनिट है। तो उन भाप इंजन है उसकी एक निश्चित अवधि के बाद की जाने वाली मरम्मत के कार्य जो है उसको किया जाएगा। तो ये सारी जो इसमें चीज़ें हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी की परियोजना है वगैरह वगैरह, तो ये इसमें जो है वो की जाएंगी। उसके अलावा अगर देखें तो बनासकांठा में विकास परियोजना है, उसको भी राष्ट्र को समर्पित किया है। काफ़ी सारी परियोजना है लेकिन ये काम की नहीं है, क्योंकि एग्जाम में मेरे हिसाब से ये नहीं पूछी जाएंगी। तो आप नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों पर केंद्रित SDG के संबंध में SOI यानी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो साइन किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्था के साथ जो बच्चों पर केंद्रित जो सस्टेनेबल यानी सतत विकास लक्ष्य जो हैं उसके लिए साइन किए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पे साइन किए, SOI पे साइन किए हैं। तो आपको नाम पता होना चाहिए किसके साथ में साइन किया है, तो यूनिसेफ के साथ में जो है हमने इसको साइन किया है, ठीक है। देखिए यह प्रयास जो है 2030 के एजेंडे के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को साकार करने में योगदान देगा कि कोई बच्चा ना छोड़ें, और उनके समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए SDG की प्रगति में तेजी लाने के संबंध में ठोस कार्रवाई के लिए नीतिगत सिफारिशों का एक सेट जो है ये प्रदान करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्होंने 2 जगहों की यात्रा की है। एक तो सेंट्रल एशिया का कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, और दूसरा है नीदरलैंड, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा इन्होंने की है। क्या क्या खास बातें हैं देख लेते हैं।
तो देखिए तुर्कमेनिस्तान जो है उसकी यात्रा करने वाले जो है यहाँ पर उनका ओगुजान प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है वहाँ पर ये जो है इन्होंने प्रस्थान किया था। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है सरदार बर्दिमुहामेदोव, ठीक है, उन्होंने जो है इनका स्वागत किया और द्विपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दे पर इन लोगों की चर्चा हुई। चर्चाओं में कुछ खास नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए तुर्कमेनिस्तान की इन्होंने यात्रा की थी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कुछ आप भी ढूंढिए, कुछ आप भी पढ़िए, खोज करिए, देखिए क्या है, क्या इसका जो है रिजल्ट आता है। नीदरलैंड और तुर्कमेनिस्तान दोनों की कैपिटल्स आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फिर देखिए 1991 के बाद जब तुर्कमेनिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, जो यूएसएसआर का पार्ट था, तो उसमें स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला भारत एक पहला देश था, ठीक है। भारत ने जितने भी जो देश हैं वो स्वतंत्र हुए हैं तो उनको मान्यता देने में कभी भी भारत पीछे नहीं हटा है। तो भारत ने सबसे जो है और राजनयिक संबंध स्थापित करने के अंदर जो है राजनयिक संबंध स्थापित करने वालों में भी जो है पहला देश जो है वो भारत बना था। फिर देखिए राष्ट्रपति ने जो अपनी यात्राएं की उसके अंदर आपदा प्रबंधन, वित्तीय, खुफिया, सांस्कृतिक, युवा मामलों के सहयोग के लिए जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर किए। तो ये तो कोई ज़्यादा खास बात है नहीं। फिर देखिए नीदरलैंड में क्या हुआ कि नीदरलैंड में जो है ये 34 वर्ष बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की स्वतंत्र जो है किसी जो है वहाँ पर यात्रा थी। और पहले इनसे पहले 34 वर्ष पहले जो है आर वेंकटरमन जो है वो नीदरलैंड जा चुके हैं। तो उनके बाद अब जो है रामनाथ कोविंद ही गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इस नीदरलैंड के जो लोग होते हैं उनको डच कहते हैं। तो डच देश के यात्रा प्रवास के दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने ट्यूलिप नस्ल के नामकरण समारोह में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम के जो क्यूनकेनहॉफ ट्यूलिप पार्क है उसका दौरा किया था, ठीक है। ट्यूलिप क्या है तो अगर आप जम्मू कश्मीर में अगर आपने वो श्रीनगर में वो ट्यूलिप पार्क देखा होगा तो वो ट्यूलिप होता है, ट्यूलिप का फ्लावर। तो वहाँ पर जो है ट्यूलिप की एक नस्ल है जिसको उन्होंने मैत्री नाम दिया है, ठीक है, एक सिंबॉलिक तरीके से। तो ये इसमें कुछ खास बातें थी। अब चलते हैं हम लिविंग रूट ब्रिज के ऊपर। अब ये क्यों पढ़े तो देखिए लिविंग रूट ब्रिज के ऊपर 2015 के अंदर जो है क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, और उन्होंने पूछा था कि ये लिविंग रूट ब्रिज के लिए कौन सा राज्य जो है वो फेमस है। तो देखिए ये मेघालय जो है ना, मेघालय जो राज्य है तो यहाँ पर ये लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए फेमस है। इसमें क्या होता है कि जो पेड़ों की जो जड़ें होती है इनको पर्टिकुलरली इस तरीके से बांध दिया जाता है कि एक ब्रिज का रूप जो है ये आगे जा करके ले लेती हैं। तो ये अस्थायी तरीके से जो है ब्रिज बन जाता है यहाँ पर। तो देखिए ये जो है लोगों और प्रकृति के बीच में जो सामंजस्य है, जो वनस्पति के लिए लोगों का जुड़ाव है उसको जो है इंगित करता है। तो लिविंग रूट ब्रिजेस को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में जो है शामिल किया गया है, इसलिए देखिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखिए मेघालय के ग्रामीण जलाशयों के दोनों किनारों पर मौजूद फिकस इलास्टिका पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उनको इस तरह से शुरुआत में उलझा देते हैं कि लगभग 10 से 15 वर्षों में उनसे जीवित जड़ों के पुलों का विकास जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और इन जीवित पुलों को एक नाम से भी जाना जाता है जिनका नाम है इसका नाम है जिंगकियांग जेरी, ठीक है। इनको बोलते हैं जिंगकियांग जेरी लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप ऑफ मेघालय, ठीक है। ये इनका नामकरण है, तो नाम ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस नाम से पूछ ले कि इससे आप क्या समझते हैं, तो आप बता देंगे कि ये मेघालय के अंदर जो जीवित ब्रिज हैं उनको ये नाम दिया गया है। फिर देखिए हाँ, एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कि जितने भी महिलाएं बच्चों की तस्करी होती है, मानव जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए प्रकोष्ठ यानी एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी, उसको रोकने के लिए जो है एक सेल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखिए अटल इनोवेशन मिशन। तो देखिए 2016 के अंदर आई थिंक 2015 में इनोवेशन यानी कि नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए भाई स्कूलों में नवोन्मेष कैसा बढ़ाएं, कैसे जो है लोगों के अंदर इनोवेशन को लेकर के भाई नौकरियां ना मांगे, इनोवेशन भी कुछ करें, तो जो है उसको लेकर के क्या किया जाए। तो 2015 के अंदर जो है अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की गई थी। किसके अंतर्गत? नीति आयोग के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि भाई स्कूल है, कॉलेज है, अनुसंधान संस्थान है, एमएसएमई है, यहाँ पर जो है एक नवोन्मेष नवाचार का जो है इकोसिस्टम बनाया जाए, नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके तहत देखिए कई सारे कार्य भी किए गए थे। तो अभी हाल ही में क्या अपडेशन है इसमें, तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को 2023 तक जारी रखने के लिए भी मंजूरी दी है कि 2023 तक इस मिशन को जारी रखिए। देश में नवाचार की संस्कृति और उद्यमशीलता से संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने के अभिष्ट लक्ष्य पर यह काम करता है। इसके लक्ष्य देखिए, इसका लक्ष्य है कि 10,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है उनकी स्थापना की जाए।
101 जो है अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाए, 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाए, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के माध्यम से 200 स्टार्टअप को जो है वो सहायता प्रदान की जाए। और उपरोक्त सेंटरों की स्थापना और लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की इस प्रक्रिया में कुल 2000 करोड़ से अधिक का बजट जो है वो खर्च किया गया है। तो ये इसके उद्देश्य थे और ये इनके बारे में चर्चाएँ थी। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट लिखा है कि रक्षा मंत्रालय और आयुष मंत्रालय जो है इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। समझौते का देखिए एक ही मकसद है कि भाई जो है जो छावनी क्षेत्र होते हैं, कैनॉटमेंट एरियाज होते हैं, वहाँ पर आयुर्वेदिक केंद्रों की स्थापना करना। तो कुछ विशेष बात नहीं है। पेटेंट फाइलिंग के बारे में तो अगर देखिए कि जो अभी हमारा कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिसको हम MCI बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो उसने कहा है कि भाई पेटेंटों की जो संख्या है इस बार बढ़ करके जो है डबल हो गई है, मतलब 50% से अधिक हो गई है। पिछले साल पेटेंट कम थे, इस साल और ज़्यादा हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा बात है। फिर देखिए एक दर्रा है जो चर्चा में है। यहाँ पर सबसे ऊंची, हमारे देश की सबसे या विश्व की कहें तो विश्व की सबसे ऊंची टनल बनाई जा रही है। इस दर्रे का नाम है शिंकुला दर्रा। ठीक है, ये दर्रा आपके लद्दाख से हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा, यानी हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से या लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने का कार्य जो है ये करेगा। तो क्या नाम है दर्रे का? शिंकुला दर्रा इसका नाम है, नाम ध्यान रखिएगा। और इसको जो है प्रोजेक्ट योजक के तहत बनाया गया। प्रोजेक्ट योजक के तहत इसको बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। फिर एक खबर है, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लीजिए यहाँ पर कि प्रसार भारती जो है उसने अर्जेंटीना का जो रेडियो टेलीविज़न है उसके साथ में एक समझौता किया है ताकि सार्वजनिक प्रसारक जो है उसका अर्जेंटीना का, तो उससे एक समझौता किया है जिससे कि जो है सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है वो अर्जेंटीना के साथ हमारा हो सके। उसके अलावा अगर हम देखें कुछ खबरें, तो नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की जो सरकार है उसने अंतर्राष्ट्रीय मानक डेटा सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए जो निक्सी CSE डेटा सर्विसेज सेंटर है उसके साथ में समझौता किया है। ठीक है, और इसमें जो है इस कंपनी जो है डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 150 करोड़ का निवेश यहाँ पर करेगी और राज्य सरकार जो है इसको जगह उपलब्ध जो है वो करवाएगी। तो डेटा सेंटर सेवा के लिए निक्सी के साथ में समझौता हाल ही में किसने किया? त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने किया है। देखिए इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो है इसमें है नहीं। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो पढ़ेंगे उसके अंदर हम जो है जो हमारा स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी है उसको पढ़ेंगे। फिर हम इकोनॉमिक न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन हाँ हम अच्छी तरीके से चीज़ों को जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा इतना भी जल्दबाजी मत कीजिए, जो है चीज़ें तरीके से ही होती है और ढंग से ही होती है। तो और कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करवा करके दे दिया जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।